हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में एसएससी कांस्टेबल जीडी के प्रीवियस ईयर सीरीज में आप देख सकते हैं कि 31 जनवरी को पूछे गए शिफ्ट नंबर 2 में जितने सारे क्वेश्चंस होंगे मैथमेटिक्स का, इन सबको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं बेहतरीन तरीके से। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं, चलते हैं सीधे मैथ्स के सवालों की तरफ। एक मिनट होल्ड कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि मैथ्स का पहला सवाल शुरू हो रहा है। टीना ने एक बैंक के खाते में 48,000 रुपए डालती है। ये सवाल है आपका। ठीक है, टीना जो है एक बैंक खाते में 48,000 रुपये डालती है और 6 वर्ष के बाद निकालती है, जिसका मूल्य जो है 60,000 रुपया हो चुका है। तो इसका परसेंट वृद्धि निकालिए। परसेंट वृद्धि निकालने के लिए मुझे अमाउंट से मतलब नहीं, मुझे सिर्फ रेशियो से मतलब है। मतलब 4 और 5 का रेशियो है। देखेंगे अगर काटेंगे इन दोनों को तो 4 और 5 का रेशियो है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि 4 की वैल्यू बढ़ के कितनी होगी, 5 हो गई। 1 का बढ़ोतरी है आउट ऑफ 4। तो ये तुम्हारा क्या है, इंक्रीमेंट का परसेंटेज है, बोल सकता हूँ। तो 1/4 को हम बोलते हैं भैया 25%। ठीक है, तो पहला सवाल जो है बेहद ही आसान आपको देखने को मिला है। चलते हैं नंबर 2 सवाल पे। एक कॉलेज में क्लब में छात्रों की निश्चित संख्या की औसत आयु जो 20 वर्ष है। एक कॉलेज क्लब की बात करें जिसमें छात्रों की जो संख्या है वो, उसकी एवरेज जो एज है वो कितना है, 20 ईयर्स है। बाद में 27 नए छात्र जिनकी एवरेज आयु 22 वर्ष है। ठीक है, क्लब में शामिल होते हैं। 12 छात्र जिनकी एवरेज आयु 19 वर्ष है, उन्होंने क्लब को छोड़ दिया। इस परिवर्तन के परिणाम स्वरूप सभी छात्रों के एवरेज आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो क्लब में छात्रों की वर्तमान संख्या कितनी है। तो ये आप देखेंगे एक बढ़िया सवाल आपको देखने को मिला है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक है डेविएशन, जिसे आप फास्टली कर पाएंगे। अगर डेविएशन का आपको ज्ञान है तो फटाफट शॉर्टकट तरीके से जल्दी कर सकते हैं, सवाल का आंसर निकाल सकते हैं। फटाफट कैसे बता रहा हूं मैं आपको, देखो यहाँ पे। मान लिया कि एवरेज जो है एक निश्चित संख्या, मतलब मान लिया वो संख्या कितना है, छात्रों की संख्या मान लिया मैं कि वो एक्स के बराबर है। एवरेज आयु आप देखेंगे 20 वर्ष है सबका। 27 लोग नए आए हैं जिनके वजह से आप देखेंगे भाई, आप देख पा रहे हैं कि एवरेज आयु 22 वर्ष हो जाती है। जिनकी आयु एवरेज में 22 वर्ष है। यहाँ एवरेज है 20 और ये हो जाता है 22। मतलब सब लोग 2-2 साल एक्स्ट्रा लेके आए हैं। मतलब मैं कह सकता हूँ, मैं डेविएशन निकालना चाहता हूँ। 27 लोग 2 वर्ष एक्स्ट्रा, यानी कि ये लेके आएंगे 54 साल एक्स्ट्रा लेके आए हैं। समझ गए बात। फिर से कह रहा है भाई कि 12 छात्र ऐसे हैं जिनकी एवरेज आयु 19 वर्ष, उन्होंने कॉलेज को छोड़ दिया है। मतलब यहाँ पूरे का एवरेज है 20, यहाँ 19 वाले लोग छोड़ के जा रहे हैं। मतलब फिर से फायदा होगा बाकी लोगों को। एक के हिसाब से 12 छात्रों ने छोड़ा है, मतलब 12 लोग और छोड़ देंगे। मतलब ये तुम्हारा पॉजिटिव डेविएशन हो रहा है। मतलब जो नए छात्र आए हैं उनका एज भी एवरेज से ज्यादा है, और जो छोड़ के जा रहे हैं उनका एज भी एवरेज से कम है। तो जाने वाले का कम, आने वाले का ज्यादा, मतलब दोनों ही केस में पुराने छात्रों के लिए एवरेज आयु बढ़ रहा है, बोल सकते हैं। ये तुम्हारा नेट क्या है, डेविएशन है। और यहाँ तुम्हारा कह रहा है कि जो एवरेज वेट में 2 साल की वृद्धि हो रही है। तो इस बढ़े हुए वेट को अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो ये तुम्हारा नंबर ऑफ स्टूडेंट आपको देने को दे देगा। 66/2 यानी कि 33 इस सवाल का आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से आप डेविएशन से फास्टली कर पाएंगे बिना किसी तकलीफ के, बिना किसी दिक्कत के। समझ गए बात को। बाकी अगर आप चाहते हैं फंडामेंटल तरीके से तो भी बता देंगे आपको, बहुत ही आसान होता है। कैसे, मान लिया कि निश्चित संख्या तुम्हारा एक्स है। ठीक है भाई, जिसका एवरेज कितना है 20। ठीक है, तो अगर मैं बोलूंगा 20 इंटू एक्स। ठीक है, ये एक्स छात्र 20 ईयर, टोटल ईयर हो गया। 27 नए छात्र आ गए। ठीक है, मतलब 27 लोग इंटू 22 साल। चलेगा भाई, चलेगा, समझना इस बात को। प्लस प्लस नहीं, यहाँ पे कह रहे हैं कि 12 छात्र जो चले गए छोड़ के, तो प्लस नहीं बल्कि यहाँ हम करेंगे माइनस। और माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 इंटू 19। ठीक है, अब जरा देखना मैं क्या समझाना चाहता हूँ। अब सबके एवरेज में 2 साल की वृद्धि हो गई। मतलब पहले एवरेज था 20, अब हो जाएगा 22। लेकिन लेकिन समझना है यहाँ पे छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी। हमने छात्रों की संख्या माना था एक्स के बराबर। 27 नए आए और 12 चले गए। तो एक्चुअल में 15 का सम हो गया।
पहले x में 15 और बढ़ गया, मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये जो है वो x प्लस 15 के बराबर है। यही समझना है। अगर आप समझ गए तो आंसर निकाल लीजिए फटाफट। आइए जरा हल करते हैं। यहाँ देखिए ये 20x है और कहीं x है क्या, यहाँ x है, मतलब 22x में से कम करेंगे 20x तो यहाँ बनेगा बट 2x के बराबर। ठीक है, अब ये देखो 22 गुणा 15 कितना होता है, प्लस हम 330 लिखेंगे, इज इक्वल टू, इसका काम खत्म हो गया। ये जरा गुणा करो, 27 गुणा 22 कितना हो जाएगा, 270, 270 यानी कि 540, 540 और प्लस 54 यानी कि 594। क्लियर है। माइनस 12 गुणा 19, 240 माइनस 12 यानी कि 228। ये तुम्हारा वैल्यू बराबर आ गया। अब यहां मैं क्या करूंगा, यहां मैं क्या करने वाला हूं, देखना कि ये माइनस करो जरा, कितना हो जाएगा, या फिर अगर मैं 330 को इधर ले आऊंगा, लाना ही पड़ेगा, पहले मैं इसको कर लेते हैं, कितना आएगा बताओ। तो ये बन जाएगा 300, 300 कितना बनेगा बताइए, कितना बन जाएगा भाई, कुछ मिस्टेक किया हमने क्या, ये बन जाएगा, बताओ जरा। मैंने कुछ मिस्टेक तो नहीं किया ना, मुझे लग रहा है मैंने कुछ मिस्टेक किया है। 27 नए छात्र आते हैं, तो हमने क्या किया, 20 एवरेज वेट है, एवरेज एज है, इंटू एक्स किया हमने, प्लस 27 लोग नए आए हैं जिनका एज 22 है, ठीक है, माइनस हमने 12 को निकाल दिया जिनका एज 19 है। तो अब जो है वो एवरेज वेट में, एवरेज जो एज है उसमें 2 की बढ़ोतरी हो जाती है, परिणाम स्वरूप सभी छात्रों की एवरेज वेट में 2 की वृद्धि होती है, 2 की वृद्धि हो जाती है। तो आप यहाँ पे निकालेंगे कितना, 2 वर्ष। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझ गया बात। आपसे कह रहा है कि वर्तमान छात्रों की संख्या कितनी है, ठीक है, ओके ओके ओके, वर्तमान हमने यहाँ से निकाल रखा है, समझ गए बात हम। तो अब जरा यहाँ से हम बिल्कुल सही कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो 594, कभी कभी दिमाग में कंफ्यूजन होता है, अच्छा मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा। तो ये आप देखेंगे ये बन जाएगा आपका 366 इज इक्वल टू 2x प्लस 330, 2x प्लस 330, यानी जो 2x की वैल्यू आ चुकी है वो कितनी आ गई बताओ, कम करोगे बन जाएगा 36, यानी कि जो x की वैल्यू है मेरे भाई वो 18 के बराबर है। अब तुम बोलोगे 18 आंसर है, नहीं, ये 18 जो है पहले छात्रों की संख्या है, एक निश्चित छात्रों की संख्या। पहले की कहानी हमने x माना था, निश्चित संख्या जब पहले की कहानी है। लेकिन अब आप देखेंगे वर्तमान संख्या में क्या हुआ, 27 नए लोग आए और 12 लोग चले गए, मतलब 15 एक्चुअल में क्या हुआ है और इनका इंक्रीमेंट हुआ है। तो जो करंट विद्यार्थियों की संख्या है, करंट नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना हो जाएगा, 18 प्लस 15 यानी कि 33, यानी कि 33। समझ गए बात को, समझ गए बात को। तो इसलिए इतना सबसे बचने के लिए हमने पहले तरीके से बता दिया था, फर्स्ट तरीके से, कि आप डेविएशन लगाओ, डेविएशन से आप इतना गुणा भाग से बचेंगे, ये 27 को 22 से मल्टीप्लाई करने से, 12 को 19 से मल्टीप्लाई करने से आप बचेंगे, और बहुत आसानी से इसका आंसर निकलता है अगर आपको डिवीजन से आंसर निकालना आता है, एवरेज निकालना आता है तो। समझ के बाद आगे बढ़ते, 3 पे चलते मेरे भाई। 3 नंबर क्या बोलता है समझिएगा, 12 मीटर लंबा चौड़ा ऊंचाई की बात करता है, एक ऊंचे खंबे रखे हैं। सबसे लंबे खंबे की लंबाई क्या होती है, तो सबसे खंबे लंबे की जो लंबाई होती है वो उसके विकर्ण की लंबाई होगी, बताइए। और विकर्ण की लंबाई होती क्या है, आपको मालूम है कि एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का अंडर रूट निकाल दो, ये तुम्हारा विकर्ण की लंबाई है। समझ गए, यानी कि 144 प्लस 8 का स्क्वायर 64 प्लस 3 का स्क्वायर 9। समझ गए बात, ठीक, कितना बन जाएगा बताइए। तो आप बोलेंगे 14 6 20, 4 4 8 9 13, यानी कि हम बोल सकते हैं 213 का अंडर रूट। अब मुझे बताओ कि आप देखो यहाँ पे 196 जो होता है इसका अंडर रूट कितना होता है, तो आप बोलेंगे 14। अगर 225 की बात करूँ तो होता है कितना, 15। यानी यहाँ पे जो तुम्हारा आंसर दे रखा है वो कितना है, अंडर रूट 213, अंडर रूट 213, जो कि इन दोनों के बीच में लाई करता है। तो ऑफकोर्स जिसका आंसर होगा वो 14-15 के बीच में होगा, यानी कि 14 पॉइंट समथिंग होगा। और 14 पॉइंट समथिंग ऑप्शन नंबर सिर्फ 3 में दे रखा है, बाकी को हम काट के हटाएंगे। समझ गए बात, हमको निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, रूट में निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक लड़की अपने घर से 350 मीटर दूरी स्थित पर पैदल पार्क जाती है, उसे पार्क तक पहुंचने में 3 मिनट लगता है, वापस आने में 4 मिनट लगता है, तो लड़के की औसत चाल कितनी है, ठीक है, लड़के की जो एवरेज या औसत स्पीड जो बोलो आप, वो कितनी है।
तो अगर आपको स्पीड दे रखा होता तो हम क्या लगाते, 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई। अगर आपको स्पीड दे रखा होता हम क्या लगाते, 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई लगा देते, मेरा काम चल जाता। लेकिन यहाँ पे टाइम दे रखा है, तो हम क्या लगाएंगे मेरे भाई, हम लगा देंगे टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। समझ गए। अब देखो 350 मीटर जाती है, 350 मीटर आती है, समझ गए बात, यानी कि 700 मीटर। ये देखो 3 मिनट और 4 मिनट, यानी कि ये मीटर है, 3 मिनट और 4 मिनट यानी कि 7 मिनट। 7 को हम गुना करेंगे 60 से, तो ये बन जाएगा सेकेंड। अब ये मीटर पर सेकंड को हमें कन्वर्ट करना है देखो किलोमीटर पर आवर में, तो हम क्या करेंगे 18/5 से हम सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्टली, जिससे कि हमें डायरेक्टली आंसर मिलेगा किसमें, किलोमीटर पर आवर में। समझ गए बात को। आइए जरा काट ले, इसका आंसर निकाल ले। तो 7 से कट जाएगा 100 बार में, 5 से कटेगा ये 20 बार में, और 20 तिया 60, 3 से कट जाएगा 6 बार में। आंसर कितना आ जाएगा, 6 किलोमीटर पर आवर। हमने पहले ही बोला कि मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट कर लिया हमने पहले ही, तो 6 किलोमीटर पर आवर इज द रिक्वायर्ड आंसर। समझ गए बात को। आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर सवाल देख के थोड़ा बड़ा लगता है, कोई बात नहीं, पढ़ते हैं एक बार। ए ने अपने पोते पी और क्यू, दो को पोता है इसके पास, ठीक है, एक बैंक में कुल 25,500 रुपए जमा करता है, बिल्कुल ठीक, जो वर्तमान में क्रमशः 13 साल और 14 साल के हैं, बिल्कुल ठीक। पी और क्यू दो को पोता है ए का, जो एक 13 साल का है, मान लिया हमने पी और क्यू में लिखा है हमने, ताकि कंफ्यूजन ना हो। पी जो है वो 13 साल का है, क्यू जो है 14 साल का है, बिल्कुल ठीक। अपने धन को इस प्रकार डिवाइड करता है कि 25 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक उन्हें समान राशि प्राप्त हो। अच्छा, 25 वर्ष पहुंचने तक इन दोनों को इक्वल राशि प्राप्त होना चाहिए, मतलब अमाउंट की वैल्यू सेम होनी चाहिए। यदि बैंक वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि 4 वर्ष में देता है ना, तो क्यू के नाम से कितनी राशि जमा की गई है। बहुत बढ़िया सवाल, आप देखेंगे 25 वर्ष तक पहुंचते पहुंचते अगर ये आज 13 साल का है, तो यानी कि उसका जो अमाउंट जो जमा हो रहा है वो 12 साल के लिए जमा होगा। बताओ, 12 साल के लिए पैसे इन्वेस्ट होगा। जो ये वाला पोता है, इसके नाम पे अगर खाता खोलेंगे तो 25 वर्ष के होते होते इसके पास 11 साल उस पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए समय है। समझ गए बात को। यानी अगर आपसे पूछ रहा है कि क्यू ने कितनी राशि जमा करी है, क्यू ने, तो हम क्यू को मान लेते हैं भाई कि क्यू के नाम पे x रुपया जमा हुआ है। टोटल पैसा अगर 25,500 रुपया है, तो पी के नाम पे कितना जमा होगा बताइए, 25,500 माइनस एक्स। इतना क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ठीक। आपसे कह रहा है कि दोनों का अमाउंट क्या होगा, सेम। अमाउंट का वैल्यू होता है पी इंटू 1+r/100 की पावर n। दोनों ही केस में आप देखेंगे कि r का वैल्यू कितना है, 4%। सिर्फ टाइम डिफरेंट हो रहा है, 12 और 11, 12 और 11। तो अगर मैं ये बोलूं कि a1 इज इक्वल टू a2, तो कोई दिक्कत है क्या, बिल्कुल नहीं। a1 के लिए हम क्या लिखेंगे, p हमारा आ जाएगा, इसको हम मान के चलते हैं x, तो x इंटू 1+r/100, और इस x के लिए टाइम कितना लगेगा, 11 साल, इज इक्वल टू 25,500 माइनस x रुपया, 1+r यानी कि 4/100 की पावर कितना, तो आप बोलेंगे 12। क्यों भाई 12, क्योंकि इसका टाइम है 12 साल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त सवाल। आप चाहो तो इसको ऐसे मार लो याद रखने के लिए, बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूँ। तो आप देखो यहाँ पे इस ये बिल्कुल बेस सेम, पावर 11 है तो पावर 12 है, तो एक बार बच जाएगा, बाकी पूरा पूरा कट जाएगा। समझ गए बात। इन देखो अब कितना बच जाएगा, तो x इज इक्वल टू 25,500 माइनस एक्स, ये बन जाएगा आपका 26/25। क्यों, क्योंकि ये 4 से कट जाएगा 25 बार में। समझ गए बात। ये बनेगा 25x इज इक्वल टू 25,500 गुना 26, और माइनस हो जाएगा 26। सॉरी, बिल्कुल बढ़िया। मैं इधर लिख रहा हूं, देखना, 26x को भेजो इस साइड, तो 25 और 26 बनेगा 51x इज इक्वल टू 25,500 इंटू 26। आप देखेंगे 51 से ये पूरा पूरा 5 से कट रहा है, तो x की वैल्यू 500 गुना 26, 26 बचे 130, और 2 जीरो, और x की वैल्यू कितनी आएगी, 13,000। x माना कि क्या था हमने, x माने था कि y क्यू ने कितने रुपए इन्वेस्ट किया था क्यू के नाम पे, यानी x की जो वैल्यू है वही तुम्हारे सवाल का आंसर। बहुत बढ़िया सवाल, बहुत बढ़िया सवाल, बहुत ही बढ़िया सवाल। समझ के बाद, बहुत ही बढ़िया सवाल। क्लियर है, आगे बढ़े। इसका एक और तरीका होता है, मुझे याद आ रहा है, सेकंड तरीका जो कि बेस्ट तरीका है। डायरेक्टली अगर हम उससे करते हैं तो आपको ध्यान में नहीं आता। यहाँ पे
यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि अगर, समझाने के लिए बात कह रहा हूँ कि अगर क्यू के पैसे 11 साल इन्वेस्ट हो रहे हैं और पी के पैसे 12 साल इन्वेस्ट हो रहे हैं, समझ रहे हो, जिसका टाइम ज्यादा लग रहा है और जिसका टाइम कम लग रहा है, तो दोनों का वैल्यू सेम होगा। वो तभी होगा जब कम साल के लिए जिसके पास पैसा जमा किया गया है उसका पैसा ज्यादा जमा होगा। बात समझा पे हमने क्या बोला? अगर क्यू का अमाउंट हमने ज्यादा जमा किया है तो कम साल में भी उतना अमाउंट क्रिएट कर देगा जितना ज्यादा पैसा कम ज्यादा साल के लिए, सॉरी, जितना कम पैसा को ज्यादा समय के लिए दिया गया हो। समझ रहे बात? तो यहाँ पे जैसे आपने देखा कि 4% रेट है, कुछ मत करना, सिंपल आपको पी और क्यू का प्रिंसिपल का अमाउंट मिल जाएगा डायरेक्टली। पता है कैसे? 4% का मतलब होता है 100 की वैल्यू बन जाएगी 104, यानी कि 25 की वैल्यू 26। समझ गए? यानी पी की वैल्यू हो जाएगी 25 और क्यू की वैल्यू हो जाएगी 26। ऐसा हमने क्यों बोला? क्योंकि क्यू को हमको थोड़ा पैसा अधिक इन्वेस्ट करवाना पड़ेगा जिससे कि 11 साल में ही वो 12 साल के बराबर रिटर्न देगा। समझ गए बात? कि तुम्हारा प्रिंसिपल का डायरेक्टली आंसर आपको मिलने वाला है। अब आपको क्यू की वैल्यू अगर आपको निकालना है, टोटल वैल्यू 25,500, दोनों का सम 51 निकालना है 26, गुना कर लो, आंसर मिल जाएगा 51 पचे 255, गुना कर लो 13,000। ठीक है? तो जो हमारे दिमाग में आता है आपको हम समझा देते हैं ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो ये आपका ट्रिकी मेथड है और ये आपका बेस्ट फंडामेंटल तरीका है। एग्जाम हॉल में जो पहले दिमाग में आता है पहले उससे कर लीजिए। कुछ ये नहीं करना है कि हाँ मुझे उसी से करना है, सोचने के चक्कर में 1 मिनट टाइम निकल जाए, उससे बेहतर है, उससे बेहतर है कि आप जो है जो दिमाग में पहले आता है सवाल, जो तरीका पहले आता है पहले वही कर लो। मुझे भी अगर पहले ये वाला तरीका आता, ट्रिकी वाला, तो पहले हम वही समझाते। समझ के बाद तो आगे बढ़ते हैं। बढ़िया सवाल आपको देखने को मिला है, नंबर 6 पे आते हैं। एक अर्धगोला है भाई, कटोरा है जो मोटे स्टील का बना हुआ है, जिसकी मोटाई दे रखी है। कटोरे का बाहरी हिस्सा, बाहरी व्यास अगर 43 सेंटीमीटर है तो कटोरे का आयतन निकालना है। तो अगर बाहरी व्यास 43 है मेरे भाई, तो उसका बाहरी रेडियस कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे 43 का आधा यानी कि 21.5। आपने बोला कि जो उसका आयतन हो, जो उसके, वो डिपेंड करेगा कि उसके अंदर का रेडियस कितना है। तो अंदर का रेडियस में हम इस मोटाई को कम कर देंगे, यानी इनर रेडियस कितना हो जाएगा बताओ? इनर रेडियस कितना हो जाएगा? 21.5 में से 0.5 कम कर दो यानी कि 21 सेंटीमीटर। आपसे कह रहा है कि अगर ये अर्धगोला है, मतलब कटोरा है, हाफ सेमी क्या बोलते हैं स्फेयर है ना, हेमिस्फेयर है, तो उसका जो आयतन होता है वो 2/3 इंटू पाई इंटू आर क्यू होता है। बोलिए सही किया हमने? तो 2/3 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21। समझ गए बात? तो आप देखेंगे 7 और 3 मिलकर ये कट जाएंगे, बाकी आप गुना कर लो, इस सवाल का आंसर निकाल लो। आपके लिए बेस्ट तरीका क्या है? आप देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 4, सबका जो डिजिट है यूनिट वाला सब कुछ चेंज है। तो यहाँ देखो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 1 और 4 इंटू 1, अंतिम डिजिट कितना आएगा? 4 के बराबर। 4 सिर्फ इसमें है, मार के निकल जाओ। बाकी अगर टाइम है तो गुना कर लो, 44 इंटू 441 कितना आएगा बताओ? 19404 सेंटीमीटर क्यूब। आगे बढ़े। 1 केजी चीनी का मूल्य 50 रुपए, एक दुकानदार इसे 55 रुपए में सेल करता है। मतलब पहले ही बात कहा गया है कि अगर सीपी और एसपी की बात करता है, दुकानदार बड़ा चालाक है, इसने बोला कि 50 की वस्तु को हम सिर्फ 55 में सेल कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ अपने लाभ को बढ़ाने के लिए दुकानदार 1 केजी के स्थान पर 900 ग्राम का इस्तेमाल किया। यानी कि 1 केजी का मतलब 1000 ग्राम के बदले 900 ग्राम का इस्तेमाल किया। इस तरह का सवाल बहुत ट्रेंडिंग में आया है। तो अब उसका एक्चुअल लाभ कितना है बताओ? 2 जीरो यहाँ से, 2 जीरो यहाँ से, 1 जीरो यहाँ से, 1 जीरो यहाँ से, 5 कटेगा 11 बार में, मतलब 9:11 का रेशियो। आप देखेंगे 2/9 कितना हो गया? प्रॉफिट। 2/9 को बोलते हैं 22.18%, जो कि ऑलमोस्ट कितना है? 22% के बराबर है। आपसे क्या पूछा? लगभग कीजिए, तो हमने निकाल दिया एक्यूरेट। आप कितना लिखेंगे? 22%। ए प्लस बी, बी प्लस सी सबका रेशियो दे रखा है, तो आपको निकालना है कि इन सबका सम अगर 20 के बराबर है तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो अगर मैं रेशियो में ही बात करूं, सबका सम देखो 2 3 5 5 10, यानी कि आधा करेंगे 5, यानी कि ये 5 किसका होगा? तो ए प्लस बी प्लस सी का रेशियो है। 5 का वैल्यू दे रखा है, 20 का मतलब तो रेशियो 1 की वैल्यू कितनी है? 4 के बराबर। समझ गए? या अगर आपको निकालना है सी का वैल्यू,
तो सी का निकालने के लिए हमको इस ए बी सी में से पहले निकालना पड़ेगा ए प्लस बी का कम करना पड़ेगा। ए प्लस बी का है कितना 2 के बराबर, मतलब सी कितना आ गया 3 के बराबर। हमको करना है ए के रेशियो का मतलब 4 की वैल्यू, 3 का मतलब 3 गुना 4 यानी कि 12। इस सवाल का आंसर है। बेहद ही आसान सवाल। आगे बढ़ते हैं, आप खुद से कर सकते थे वो सवाल। एक व्यक्ति अपने नाव से धारा के अनुकूल 525 मीटर की दूरी इतना सेकंड में तय करता है, धारा के अनुकूल, और इतना मिनट में आपको वापस आने को बोलता है। तो शांत जल में नौकायन की चाल क्या होगी? आपसे पूछ रहा है भाई साहब कि एक्स की वैल्यू बताओ। एक्स बोलते हैं बोट की चाल और वाई बोलते हैं स्ट्रीम की चाल, पता है आपको पहले से। तो अगर हम बोलें ये डिस्टेंस है, टाइम है, मतलब एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी आएगी बताओ। तो 525 मीटर बटा 250 सेकंड, बोलिए ना। यानी कि 25 से काटो, 5 चौका 20 और 1 21 बटा 10, इतना जो है मीटर पर सेकंड बोलेंगे ना, इतना मीटर पर सेकंड एक्स प्लस वाई की वैल्यू है। सेम डिस्टेंस को वापस आता है 7 1/2, मतलब एक्स माइनस वाई की जो वैल्यू है 525 और टाइम कितना 15/2, लेकिन ये मिनट है, हम कन्वर्ट करेंगे सेकंड में। समझ गए बात? तो आओ जरा काटते हैं इसको। 15 से कटेगा क्या 15, 45 कटेगा, तो 15 या 45, 15 25 75, ये 2 से कट जाएगा 30 बार में, यानी कि आप काटोगे तो 7/6 मीटर पर सेकंड। आपको मालूम है दोस्तों, जब x प्लस वाई और x माइनस वाई गिवन रहता है, आपको निकालना है x की वैल्यू, तो आप दोनों को जोड़ के हाफ करते हो, पता है ना। 21/10 प्लस 7/6 का आपको हाफ कर देना है। समझ गए बात? तो आप जरा करो इसको। तो आप एलसीएम निकालेंगे जो कि 30 के बराबर, तो 21×3 = 63 और 7×5 = 35 बटा 30 दूना 60। क्लियर है? क्या मैंने कुछ मिस्टेक करी है मुझे बताइए, क्या मैंने कुछ मिस्टेक करी है भाई साहब, बताइए। कुछ तो मुझे मिस्टेक लग रहा है कि मैंने मिस्टेक किया है। शांत जल में नौकायन की चाल कितनी होगी आपको बतानी है। हमने कुछ मिस्टेक करा है क्या? लग तो ऐसा ही रहा है। ठीक है, यस, हमने मिस्टेक करी है और मैंने देख लिया, पता लग जाता ना कुछ मिस्टेक्स। हमने काटने में गड़बड़ी की है। आप देखिए यहाँ पे, यहाँ जो 2 है ना, यहाँ पे नीचे 2 हमने काटा है, वो 2 से हम नहीं काट सकते, 2 तो जाएगा ऊपर। इस बात को समझ रहे हैं आप? 2 जाएगा मेरे भाई ऊपर, समझ रहे ना, 2 जाएगा ऊपर। ये मिस्टेक हो गई मेरे से, कोई बात नहीं, दोबारा कर लेते हैं। हमने क्या किया था देखो, 5×2 = 5 बटा 15/2 इंटू 60। इस 2 से हम काट रहे थे, 2 तो जाएगा ऊपर ना मेरे भाई, ये हमने मिस्टेक किया था। तो 15 से काटोगे अगर तो बन जाएगा 35, और ये 35 दूना ये 2 जाएगा ऊपर। हालांकि हम काट तो सकते हैं भाई। अच्छा फिर से देखते हैं यार, हमने सही किया था बिल्कुल, टाइम वेस्ट हो गया मेरा तो। 2 से हम काट ही सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 7/6 मीटर पर सेकेंड। अच्छा ऐसा हो सकता है, अच्छा मैं समझ गया, यहाँ पे आंसर जो है किलोमीटर पर आवर में है और हमको यहाँ मीटर पर सेकंड में है, ही मेरा कंफ्यूजन हो रहा था दिमाग में, हमेशा होता है यूनिट को लेकर के। तो हम यहाँ एक्स अगर निकालने की कोशिश करेंगे, कितना आ रहा बताओ, कितना आ रहा था मेरे भाई। तो 21×3 = 63 प्लस 7×5 = 35 और 2 6 60। ठीक है, इतना मीटर पर सेकंड आपको चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में, तो क्या करेंगे 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 6 3 9 और 5 3 8, यानी कि 98/60 इंटू 18/5। तो अगर हम काटने की कोशिश करें भाई, तो 6 3 18 और 6 10 10। ठीक है, तो ये जो आंसर है वो कटने वाला है नहीं, तो फिर काटने की कोशिश करते हैं। देखो 19 5 95.6, ठीक है, 19 3 57, 6 3 18 यानी कि 58.6, 58 बटा 10, 10 से किया डिवाइड, यानी कि 1 और शिफ्ट करो, यानी कि 5.88 किलोमीटर पर आवर। हमने सही किया था, लेकिन मीटर पर सेकंड को चक्कर में क्या मिस्टेक हो रही थी हमसे, कोई दिक्कत नहीं, फिर दोबारा कर लिया हमने। तो ये बन जाएगा 5.88 किलोमीटर पर आवर। समझ गए बात? पहले से रट्टा मार के हम नहीं आते, इसलिए ऐसा कुछ होता है, क्योंकि जो अप्रोच हमारे दिमाग में आता है, हम चाहते हैं कि एग्जाम हॉल में अगर आप बैठे हैं, जिस तरीके से हम सोचते हैं वैसा सोचने का तरीका लगाएंगे, तभी आप कुछ कर पाएंगे। अगर हम भी बाकी टीचर की तरह, बाकी शिक्षकों की तरह जो यूट्यूब पे आते हैं और रट्टा मार के आते हैं कि अच्छा इसको ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना है, हम वैसा नहीं करना चाहते। गलती होगी दोबारा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। गलतियां होंगी दोबारा कर लेंगे, विद्वान थोड़ी है कोई, कोई भी इंसान। हमने क्या बोला, डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने का मतलब होता है कि कुछ गलतियां होंगी,
उसको भी डिस्कस करेंगे कि गलती क्यों हुई। समझ गए बात को? इसलिए आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। 10 पे आते हैं मेरे भाई। 10 पे आते हैं मेरे भाई। एक निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक की दर से 3 वर्षों के लिए वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि हुए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के जो बीच का अंतर है वो 183 रुपीज है। तो निवेश की गई धनराशि आपको निकालनी है। ये सवाल जो है ना, बहुत बहुत बढ़िया बोल सकते हो और बहुत लेंदी भी बोल सकते हो, तो एट द सेम टाइम कोई दिक्कत इसमें नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए बात को? तो अगर मैं बोलूं इसमें, देखना जरा, मेरे बात को समझो कि यहाँ पर आप बोलेंगे कि 3 वर्षों में, यानी कि 5% अगर रेट है तो 100 की वैल्यू कितनी बनेगी? 105। इन्हें बोल सकता हूँ कि 20 की वैल्यू बनेगी 21। और 3 साल करने के लिए मैं इसको पावर 3 बोल सकता हूँ। क्लियर है? पावर 3 बोल सकता हूँ। यानी कि 8000 की वैल्यू किधर बनेगी? 9261। यानी ये तुम्हारा प्रिंसिपल अमाउंट होगा, ये तुम्हारा प्रिंसिपल अमाउंट होगा, ठीक है, और ये तुम्हारा मिश्रधन होगा। मतलब 8000 की वैल्यू 5% के रेट से 3 साल में 9261 रुपया बन जाएगी। 9261 रुपया बन जाएगी। समझ रहे हैं बात? ठीक है ना? और अगर ये सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट होता, अगर ये सिंपल इंटरेस्ट होता तब कितना बनता बताओ? यानी अगर मैं सिंपल तरीके से आपसे पूछूं तो सीआई कितना बन गया बताओ इसका? तो आप बोलेंगे 8000 माइनस करेंगे इसमें से, यानी कि 1261 रुपया क्या हो गया हमारा? कंपाउंड इंटरेस्ट लग गया। समझ गए बात? तो अगर मैं सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट की बात करूं जो कि 5% के रेट से है, जो कि 5% के रेट से है, तो 3 वर्षों में कितना हो जाएगा? 5 3 15%। बोलिए 15% किसका? तो इस प्रिंसिपल अमाउंट का। यानी कि 15% निकालो 8000 रुपया का, जो कि वैल्यू आएगी 1200 के बराबर। समझ रहे हैं हम क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं? हम लेंदी नहीं होने देना चाहते हैं, जिसकी वजह से हम इस तरह के सवाल को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखना, जिस तरह से आप सॉल्व करोगे, जिस तरह से हमने सॉल्व कर रहा हूं, देखना कितना फर्क आएगा। अब यहाँ देखो, सी आई और एस आई में कितने का फर्क है? तो आप बोलेंगे 61 का। और यहाँ कितने का फर्क है? 183 का। तो 183 बटा 61 आपको निकालना है पी की वैल्यू। कितनी धनराशि क्या होगी? यानी कि 8000 से कर दो मल्टीप्लाई, 61 3 से कटेगा, यानी कि 24,000 इस सवाल का आंसर। अब तुम खुद ही बताओ कि जो हमने तरीका बताया है आपको, ये बेस्ट तरीका है कि नहीं? मुझे बताओ। बिल्कुल है ना? हमने क्या किया कि 5% के रेट से अगर तुम्हारा चक्रवृद्धि हो रहा है, मतलब 20 की वैल्यू कितनी बनेगी? 21। 3 साल में पावर 3 लगा दो, यानी कि 8000 की वैल्यू 9261 रुपये बन जाएगी। इसका मतलब सी कितना बन गया? 1261। अगर मैं एसआई की बात करूं तो 1 साल का 5%, 3 वर्ष का 15%। इस पूरे 8000 का हमने निकाल दिया 15%, यानी कि 1200 रुपया। इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ? 61। तो हम कर देंगे डिवाइड और गुना कर देंगे 8000 से। समझ गए बात को? अब मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि हमने सही तरीके से किया है कि नहीं, और आप कैसे करते हो आप खुद ट्राई करके देख लेना एक बार कि आपने कैसे किया होगा। बहुत लेंदी तरीके से आपने किया होगा इस सवाल को। आगे बढ़ते भाई। 7 का छोटा गुणज है, 7 का सबसे छोटा गुणज जिसे 6 9 15 18 से डिविजिबल करने पे 4 शेष बचता है, जिसे इतने से डिवाइड करने पे 4 शेष बचता है। कोई बात नहीं, तो पहले निकालेंगे हम एलसीएम। पहले क्या निकालेंगे हम? एलसीएम। समझ गए बात? निकालिए एलसीएम कितना होगा बताइए। ठीक है, तो अगर हम 6 और 18, 6 9 18 की बात करेंगे तो कितना आएगा? 18 आएगा। समझ गए? 15 18 की बात करेंगे, 3 कॉमन निकालो, 5 और 6, यानी कि 5 छक 30 और 3 90। एलसीएम आ गया भैया 90। एलसीएम आ गया भैया 90। समझ गए बात? एलसीएम आ गया भैया 90। आपको क्या करना है कि 7 का मल्टीपल निकालना है, सबसे छोटा गुणज जिसे डिवाइड करने पे 4 शेष बचे। समझ गए बात? 4 शेष बचे, यानी हमें इस एलसीएम को बना के रखना है। मतलब वो जो वैल्यू होगी, ये जो गुणज, ये जो मल्टीपल की बात कर रहा है, ये मल्टीपल होगा कितना पहले ये बताओ? ये 90 का मल्टीपल भी होना चाहिए ताकि ये संख्या पूरी पूरी डिविजिबल भी हो, और 4 शेष भी बचना चाहिए, और साथ ही साथ उस 7 का मल्टीपल भी होना चाहिए। बहुत बढ़िया सवाल है अगर आप देखेंगे तो मैं कह सकता हूँ कि 90 के प्लस 4 ये होना चाहिए। समझ रहे हो बात? कि 90 का मल्टीपल भी होना चाहिए ताकि वो एलसीएम ना बिगड़े,
4 शेष भी बचना चाहिए और मुझे ये भी चेक करना है कि भैया 7 का वो छोटा गुणज भी है। समझ रहे बात? तो आओ जरा चेक करें। अगर मैं यहाँ पे k की वैल्यू 1 रखूं, अगर मैं k की वैल्यू भैया 1 रखूं तो वो बन जाएगा 94। क्या ये 94 7 से डिविजिबल है? तो आप बोलेंगे नहीं। छोटा गुणज की बात कर रहा है, मतलब कि हमको k की वैल्यू 0 1 2 ऐसे रखना पड़ेगा, लगातार नहीं रख सकते ऊपर। अगर हम 2 रखा हमने k की वैल्यू तो बन जाएगा 184। k 7 से कटता है? नहीं कटता है। k की वैल्यू अगर 3 रखूंगा तो बन जाएगा 274। क्या ये कट रहा है? तो आप बोलेंगे नहीं कट रहा है। k की वैल्यू अगर आप 4 रखेंगे तो बन जाएगा 360 प्लस 4 यानी कि 364। क्या ये 7 से कट रहा है? तो आप बोलेंगे 7 पचे 35 और 14 यानी कि कट रहा है। यानी कि छोटा सा छोटा मल्टीपल है जो 7 का गुणज है, तो आप बोलेंगे वो वैल्यू कितना हो जाएगा? 364। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखने में आपको आसान लग रहा है लेकिन ये सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इस शिफ्ट का, मुझे लगता है। इसके पहले वाला और बढ़िया था, ठीक है, और ये सवाल उससे ही बढ़िया है। आप देखेंगे क्योंकि आप क्या कह रहे हैं कि आप इसमें 3 कंडीशन लगा रहे हो कि छोटा गुणज भी होना चाहिए, उसके लिए निकालना, मुझे एलसीएम निकालना है, और 4 शेष भी बचना चाहिए, और वो संख्या 7 का मल्टीपल भी होना चाहिए। मतलब एक सवाल में 3 कंडीशन, और 3 कंडीशन को फुलफिल करने के लिए हमने क्या करा? पहले निकाल दिया एलसीएम, प्लस जोड़ दिया हमने 4, जिससे कि मुझे मालूम चल गया अच्छा तुमको 4 शेष भी बचाना है। लेकिन हमने देखा अच्छा ये तो 7 का मल्टीपल ही नहीं है, तो हम k को अलग अलग तरीके से 1 2 3 4 रख के देखा हमने, ताकि छोटा गुणज मुझे मिल जाए जो कि 364 इज द रिक्वायर्ड आंसर। बहुत बढ़िया सवाल। आगे बढ़ते हैं भाई। p और q मिलकर किसी कार्य को 21 दिन में पूरा करते हैं। लिखो जरा, p प्लस q किसी कार्य को 21 डेज में कर सकते हैं, q अकेले 84 डेज में पूरा कर सकता है, जबकि अच्छा कुछ नहीं, यदि q प्रतिदिन एक दिन में दोगुना कार्य करता है, ठीक है, तो p और q मिलकर लगभग कितने दिनों में काम पूरा कर पाएंगे? आसान सवाल है भाई, कोई दिक्कत नहीं। 84 लगा लो तुम्हारा एलसीएम, 21 चौक 84 और ये 1। तो p और q मिलकर 4 है और q अगर तुम्हारा 1 है तो p कितना है? 3 के बराबर। बोलो, बोल सकते हो तुम्हारा एक्चुअल रेशियो हो गया। आपसे कह रहा है q दुगुना काम करेगा, मतलब 2 से काम करेगा, मतलब 3 और 2 मिलकर काम करेंगे, तो 5 से करो डिवाइड यानी कि 16.83 लगाएंगे। तो आपसे कह रहा है कि लगभग आंसर निकालो, लगभग। तो 16.8 के बदले क्या लिखेंगे? 17 डेज। आगे बढ़े। दो संख्याओं में 9 का अंतर है, मतलब x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है? वो 9। गुणनफल कितना है? तो आप बोलेंगे 2430। इन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF निकालना है। इन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF निकालना है। बोलिए ना, क्या मैंने सही बोला? बिल्कुल ठीक। तो HCF निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं बताइए? HCF निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं? दोनों संख्याओं को निकालना पड़ेगा। तो वो संख्याएं कौन कौन होंगे, उन संख्याओं को निकालने के लिए मुझे दिमाग लगाना पड़ेगा। चलो घुसते हैं अलजेब्रा में। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि x प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई का स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स वाई। ऐसा लिख सकते हैं ना। हमें निकालना है x प्लस वाई, तभी तो हम x माइनस वाई से रिलेट करके हम x को निकाल पाएंगे। समझ रहे हैं बात? तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से अगर 2 को हटाऊंगा ना, तो ये ऑटोमेटिक इसके ऊपर क्या लग जाएगा? रूट। समझ गए बात? x माइनस वाई की वैल्यू है 9 का स्क्वायर 81 प्लस 4 इंटू 2430। ठीक है, सबको तुम गुणा भाग जोड़ घटाव करोगे, कितना आएगा बताओ? 24 चौका 96, 9720, 9720 और प्लस अगर तुम करोगे 81 तो बन जाएगा 9801। 9801 का अंडर रूट, यानी मैं कह सकता हूँ कितने का स्क्वायर होता है? तो 100 का स्क्वायर माइनस 1, 99 का स्क्वायर है भाई साहब। यानी x प्लस वाई की वैल्यू मालूम, x माइनस वाई की वैल्यू मालूम, तो हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। दोनों को जोड़ के हाफ यानी कि 54, दोनों को माइनस करके हाफ करेंगे तो वो आ जाएगा y की वैल्यू यानी कि 45। क्या मैंने सही किया? बिल्कुल ठीक। अब इन दोनों का HCF निकालना आपके लिए कौन सी बड़ी बात है? तो 54 और 45 का जो HCF होता है वो कितना होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? तो आप बोलेंगे ये बन जाएगा 9 इंटू 6, ये तुम्हारा 9 इंटू 5 है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 9। दोनों में 9 सबसे बड़ा फैक्टर है। आगे बढ़े। धारा की दिशा में और धारा के विपरीत दिशा में एक नाव की चालें दे रखी है, धारा की चाल ज्ञात करिए। बेहद ही आसान सवाल, दोनों को घटा करके हाफ कर दीजिए यानी कि
2 किलोमीटर पर आवर। ये तो कर रहे थे एक सवाल के पहले। एक व्यक्ति जो है ना 100 रुपया में 15 कलमे खरीदता है और 100 में 13 के दर से बेचता है। 100 में 15 खरीदा, 100 में 13 बेचा। आपको निकालना है लाभ परसेंट। 100 से 100 काट दो तो आप देखेंगे 13:15 का रेशियो है। दो फायदा कमाया आउट ऑफ 13 इंटू 100%। बोलिए ना, यानी कि 200 बटा 13%। ये तुम्हारा क्या है, प्रॉफिट। यानी कि 13 एकम 13, 5 जीरो यानी कि सॉरी 7 जीरो, तो 13 पच्चे 65, ऊपर बच गया 5 आउट ऑफ 13%। 15 इंटीजर 5/13%। आगे बढ़े। एक ओवरकोट में 16% और 25% जो क्रमिक छूट के बाद इतना में सेल किया है, तो ओवरकोट का अंकित मूल्य बताइए। बेहद ही आसान सवाल। 16 कम किया मतलब 84 की वैल्यू है ये। लेकिन दोबारा याद आएगा, अच्छा 25 तो और कम किया था मतलब ये 3 की वैल्यू, ये 4 की वैल्यू। हमने काट के लिख दिया डायरेक्टली। तो आप देखेंगे ये कट जाए कितने से, तो ये कटता हुआ आपको दिखेगा 21 × 4 और ये 21 × 6 है। समझ गए बात। 4 तिया 12 और 12 पंजे 60, 5 चौका 20 और डबल जीरो और 2000 रुपये क्या उसका एमपी है। आगे बढ़े भाई। एक पेट्रोल की कीमत में 25 रुपए की 25% की वृद्धि होती है, यानी कि 100 की वस्तु बढ़ के 125 हो गई। कितना सामान रखना पड़ेगा ताकि कोई कीमत में कमी ना करना चाहिए, खपत में कमी करनी चाहिए ताकि सामान रखा जाए। तो आप बोलेंगे 125 से कितना कम करेंगे, आप बेस चेंज कर दो। 25 आउट ऑफ 125 यानी कि 1/5। इसी को तो बोलते हैं भैया 20%। एक बार हम आगे गए फिर वापस लौट गए, मतलब वही तरीका लगा दो फिर। कौन सा संबंध सही है आपसे कह रहा है। ठीक है भाई, कौन सा संबंध सही है। तो 6/11 और ये जो है 8/9। ठीक है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ये बन जाएगा 8, 9 छक 54 और ये बन जाएगा 11 8 88। अब पता चल गया कि ये वैल्यू क्या है, छोटी वैल्यू है। समझ गए। यानी मैं कह सकता हूँ कि जो 6:11 है, इस साइड क्या होना चाहिए, छोटा वैल्यू होना चाहिए। बड़ा कौन है, 8:9। आगे बढ़े। पता नहीं कैसे सवाल पूछते हैं घटिया। एक दुकानदार जो है, सवाल बड़ा है पढ़ने में, पढ़ते हैं एक बार। कुछ फल खरीदता, अंकित मूल्य पर 10% की छूट पे खरीदा। तो मान लिया तुम्हारा जो एमपी है वो कितना है, 100। तो इसने खरीदा है कितने पे, 90 पे। बिल्कुल ठीक। जिन्हें बेचने के लिए वह अंकित मूल्य में वृद्धि करता है और 15% की छूट देने के बाद 25% का लाभ प्राप्त करना चाहता है, तो उसका अंकित मूल्य जो है वो मूल अंकित मूल्य से कितने परसेंट अधिक होना चाहिए। अच्छा, ये MP1 है भाई साहब, ये तुम्हारा मूल अंकित है। मैंने ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि दो अंकित मूल्य आने वाला है। इसने बोला कि हमको 25% का लाभ चाहिए 15% की छूट देने के बाद भी। तो इस बंदे के लिए जो क्रय मूल्य हुआ वो कितना हो जाएगा बताओ, 90 रुपया। इसको 25% का लाभ चाहिए। हम सीधे एमपी में घुस रहे हैं, देखना कैसे घुसेंगे। इसको 25% का लाभ चाहिए, मतलब 100 यहाँ करेंगे 125। तुम्हारा एसपी है ना कि एमपी हुआ। लेकिन ये चाहता है कि जो वैल्यू है ना 15% छूट देने के बाद मिले, यानी कि ये 85 की वैल्यू मुझे निकालना है 100 की वैल्यू। समझ गए बात। तो ये तुम्हारा MP2 है, नयका MP2 है। नयका जो है मार्क प्राइस है। समझ गए बात को। आओ जरा काटते हैं। 100 से कटेगा 100, ये 17 और ये तुम्हारा 18। क्लियर है। तो अगर हम गुणा करें MP1 MP2 में ले आते हैं, MP1:MP2। चाहिए मेरे को, तो यहाँ 100 है ना, तो 100 से अगर हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 कटेगा 4 बार में और 125 कटेगा 5 बार में। ठीक है ना। ये 4 कटेगा 2 बार में, ये 18 कटेगा 9 बार में। 17 गुणा 2 यानी कि 34 और ये बन जाएगा 9×5=45। आपसे कह रहा है कितने परसेंट अधिक है, बताओ। 11 अधिक है आउट ऑफ 34 इंटू 100%। आपसे कह रहा है कि निकटतम पूर्ण संख्या निकालना, मतलब डेसिमल को भूल जाना, जो भी आएगा। 17 और ये हो जाएगा तुम्हारा 50। 50 गुना 11 यानी कि 550/17। 17×3=51, 4 जीरो, 17×2 = 34। पॉइंट के बाद कह रहा है भूल जाओ, यानी कि 32% इस सवाल का आंसर है। तो ये भी आपको देखने का बढ़िया सवाल देखने को मिला है। 2 MP से कंपेयर कर दिया, बढ़िया सवाल है ये। आखिरी सवाल देखते हैं, अंत भला तो सब भला। 20 महिलाएं जो है किसी काम को, 20 फीमेल किसी काम को 16 दिन के अंदर पूरा कर सकती हैं, जबकि 16 मेन जो है ना इसे 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो एक महिला और एक पुरुष की कार्य क्षमता का अनुपात निकालना है। उम्मीद किया था बढ़िया सवाल का, मिला हमें घटिया सवाल। 5 चौका 20, 5 तिया 15, यानी कि मैं कह सकता हूं कि 4F = 3M।
तो अगर मैं एफ और एम का रेशियो लिखूंगा तो 3 आ जाएगा इधर, यानी कि 3:4। ठीक है। आपसे पूछ रहा है पुरुष और महिला, मतलब पुरुष पहले और महिला बाद में, हमने उल्टा लिखा है, यानी कि 4:3 इस सवाल का आंसर होगा। समझ के बाद बेहद ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया सवाल, बहुत ही बढ़िया शिफ्ट आपके लिए। इसमें 4, 5, 6 सवाल ऐसे थे जो आप कुछ ना कुछ सिखा के जाएंगे, मुझे लगता है, मेरे हिसाब से ये तो चैलेंजिंग है आपके लिए, मुझे लगता है। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा, तो एक बार लाइक कर दीजिएगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर आपने पूरा वीडियो देखा है, अगर ये आधे घंटे का वीडियो बनता है, अगर आपने 10 मिनट भी देख लिया होगा इस वीडियो को, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएंगे, इस बात की पूरी गारंटी है, क्योंकि हमने कुछ ना कुछ आपको सिखा ही दिया होगा। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा हो, तो एक बार लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू मेरे दोस्तों, पढ़ते रहिए हमेशा।